ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करेंगे समास के बारे में। आप लोग समास के बारे में पढ़े होंगे, हमारे छात्र 12 के यहाँ पर मौजूद है। तो इनका कहना था कि हम लोग को साथ में बैठाए सर एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल हम लोग इनको समास पढ़ाते हुए इस लेक्चर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम बात करने वाले समास। तो सब लोग अपनी कॉपी में समास डाल लेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? समास। आप लोग हेडिंग डालिएगा समास, ठीक है। ये हमारा हिंदी व्याकरण का सेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण, ठीक है। और टॉपिक हमारा क्या है? समास। देखो पहले हम समझते हैं कि आखिर समास होता क्या है। समास जो हमारा होता है, ये इसको हम कह सकते हैं ये संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्त समझते हो, मतलब कोई बड़ा वाक्य हो या बड़ा शब्द अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो उसको एक साथ क्या करते थे हम लोग? समाहित करके लिख देते, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी समास को अगर इसका हम अर्थ की बात करें तो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। या इसे कर सकते हैं कि संकरण, जैसे हो सकता है कि या संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। यानी जो बड़ा कह सकते हैं या दो से सब समझने के लिए क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक पदों का ये जोड़ होता है, योग होता है, और एक नया का बन जाता है, हमारा शब्द बन जाता है। जिसमें देखो एग्जाम्पल में बताते हैं तुमको। जैसे हम अगर लिखते हैं राज का कुमार, क्या लिखते हैं हम? चलो इससे ध्यान दो। राज का हमने कुमार लिख दिया। अब इसे क्या समझोगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राज का कुमार, है ना। अब इतना बड़ा है ना, तो हम लोग बड़ा नहीं लिखेंगे। हमने क्या बताया? दो या दो से अधिक पदों का आपस में क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो राज और कुमार, हम दोनों क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर राजकुमार लिखे, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? समास हो गया। क्या हो गया हमारा? ये समास हो गया, ठीक है। समास में शर्त होता है। क्या शर्त होता है? समास हमेशा दो पद से ही मिलेगा, अकेला कभी समास। अब बता, राज का तुम समास बना पाओगे? बनेगा बुआ? नहीं ना बनेगा। जब तक दो पद नहीं आएगा तब तक हमारा समास नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो वो चीज बताने यहाँ पर चाह रहे हैं। फिर अगर मान चलो स्नान, स्नान समझते हो? स्नान और स्नान का घर, क्या लिखते हैं हम? स्नान का घर। समझना है तुम लोग। अब देखो स्नान मतलब नहाना। अरे हम लोग नहाते हैं ना, हाँ? सब लोग नहाते कि नहीं नहाते हैं? तो स्नान का घर तो मतलब जहां पर हम नहाते हैं या नहाने वाला कक्ष, उसको हम लोग स्नान घर बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्नान घर, है ना। यहाँ पर हमने का को छोड़ दिया और ये बर का लाइन हमारा छोटा हो गया। क्या हो गया हमारा? छोटा हो गया। इसी को हम बोलते हैं समास। तो समास में हमारे दो पद होते हैं। क्या पद होते हैं? दो पद लिख सकते हैं आप लोग। एक हमारा प्रथम पद बोलते हैं, उसी को हम लोग पूर्व मतलब पहला या पूर्व पद बोल दीजिए उसको, या उसी को आप बोलिएगा प्रथम पद। क्या बोलिएगा उसको? प्रथम पद। या एक दूसरा पद की बात करें, वो हमारा उत्तर पद होता है। क्या होता है? उत्तर पद, जो हमारा बाद वाला पद होगा। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि स्नान का घर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्नान का घर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्नान जो तुम्हारा है, ये हम तुम्हारा क्या है? पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद कहो या इसी को प्रथम पद कहो, है कि नहीं। अगर सेकेंड हम बात करें उत्तर पद की, तो हमारा ये घर जो ये हमारा क्या होगा? उत्तर पद होगा। क्या होगा? उत्तर पद होगा। तो दो बात समझ में इसमें आ गया। अब हम बात करेंगे समास के प्रकार के बारे में। समास कितने प्रकार जानते हो? समास कितने प्रकार हुआ जानते हो तुम लोग? कितना? 5 नहीं है, समास के 6, 5 संज्ञा के प्रकार होता है। कितना होता है? 6। अब देखो यहाँ पर 6 प्रकार लिख लेना यहाँ पर कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? 6 प्रकार। 6 प्रकार होता है। एक नंबर में हम अगर लिखेंगे तो अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे, ध्यान से देखते, एक एक बात को समझते हुए चलना तुम लोग, ठीक है। सेकेंड जो हमारा होता है अव्ययी भाव, उसका हम लिख सकते हैं दीर्घ समास। लिख सकते हैं दीर्घ समास में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में लिखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। उसके बाद में चौथा की बात करें तो तत्पुरुष समास कर सकते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। चौथा। पांचवा की बात करें तो कर्मधारय समास, है ना। उसके बाद में छठा की बात करें तो बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो इतना बात क्लियर है। अब देखो पहले अव्ययी भाव समास है हमारा। अब अव्ययी भाव समास हम किसे कहते हैं? देखो अव्यय समझते हो ना। जैसे कोई शब्द जैसे हम यहाँ पर लिखा समान, क्या लिखना हमने? समान लिखा, और यहाँ पर हमने अव्यय अ लगा दिया तो बन गया ये असमान। तो ये असमान कौन सा समास में आएगा? तो ये तुम्हारा कहाँ आएगा? अव्ययी भाव में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि इसका प्रथम पद जो तुम्हारा है वो क्या है? अव्यय है।
बात समझ में आया? अव्यय या इसी को हम लोग उपसर्ग पढ़े ना, उपसर्ग पढ़ते हैं, तो उपसर्ग क्या होता है, पहले वो जुड़ता है ना, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो कि सर जिसका पहला पद जो होगा ना उसमें उपसर्ग होगा, तो बिल्कुल जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे कि ये अव्ययी भाव है। क्या कहेंगे इसको? अव्ययी भाव समास है। क्या ये? अव्ययी भाव समास है। बात क्लियर हो रहा है? ये आ रहा समझ में? तो ये अव्ययी समास हो गया। जैसे में हम अगर आप तुमको लिखे, ऐसे एक बात लेते हैं, जैसे प्रतिदिन हमने लिखा, ध्यान देना, हमने क्या लिखा? प्रतिदिन। अब तुम इसमें देखो प्रति और दिन, प्रति हमारा क्या उपसर्ग है ना, है कि नहीं, और दिन हमारा मूल शब्द है। दिन को तोड़ सकते हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रति जुड़ गया है तो इसलिए हम प्रति को क्या बोलेंगे, ये हमारा अव्ययी भाव समास। समझ में आया? यानी अव्ययी भाव समझने का आसान तरीका ये है कि उसका प्रथम पद क्या होगा, हमारा उपसर्ग। क्या होगा हमारा? वो उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया प्रतिदिन में प्रति का हमारा उपसर्ग है, तो इसकी पहचान हो गई। ठीक है, इसको हम रेज करेंगे ताकि हम आपको दीर्घु द्वंद तत्पुरुष से समझा सके। ठीक है, इसको हम रेज कर लेते हैं एक बार। चलो अब इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, इस टोटल को। चल ये हमारा रेज हो जाएगा। और अब हम चलते हैं दीर्घु समास में। देखना दीर्घु समास क्या होता है समझना पहले। देखो दीर्घु सेकेंड जो हमारा यहाँ पर हमने दीर्घु लिया है, ठीक है, दीर्घु समास। देखो दीर्घु समास समझते पहले, देखो हम लोग ट्रिक से समझेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एग्जाम में आता है समास छाटने वाला, तुम देखोगे प्रश्न में तो समास छाटने वाला क्वेश्चन रहता है, तो उसको कैसे छाटोगे? दीर्घु में तुम्हारा क्या होगा, जो प्रथम पद होगा ना वो हमेशा संख्यावाचक होगा। क्या होगा हमारा? संख्यावाचक। पहचान की बात करें क्या होगा? संख्यावाचक। संख्या मतलब अंक में रहेगा, 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। जैसे हमने चतुर्भुज की बात किया, देखो कल हमने एग्जाम्पल में लिख दिया चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज हम किसे, तो पढ़ा ना मैथ, है ना, मैथ का छात्र लोग है कि नहीं है, तो चतुर्भुज के बारे में जानना ना। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 भुजा। देखो चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, है ना, होता है। जिसकी 4 भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब हम लिखते हैं, जैसे देखो त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति। अब देखो 3 गो मूर्ति वाला, अब मान लेते कहीं पर 3 गो ऐसे मूर्ति लगा हुआ है, इससे में ऐसे लगा हुआ है और एक आगे लगा हुआ है, तो हम गए त्रिमूर्ति। अब जो चौराहा, चौराहा समझो, चौराहा। अब भाई तुम लोग महुआ गए हो ना, तो देखिए गांधी चौक पर खड़ा होते हो ना, है ना, तो देखो 4 गो, एक इधर से इधर से इधर से ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे इधर से भी आपने गया, इधर से भी गया, इधर से भी गया, तो यही हमारा चौराहा। जहाँ पर चौ देख रहे, चौ मतलब 4, तो बस पकड़ लेना वैसे। जहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पहला शब्द जो हमारा होगा संख्यावाचक रहेगा, तो बिना झिझक हम कहेंगे हमारा कौन सा समास है ये? हाँ, कौन समास? दीर्घु समास। थोड़ा कस के बोलो ताकि ये बच्चे भी समझे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, है ना। चलो अब हो गया। अब थर्ड नंबर हमने क्या लिया? द्वंद्व समास। क्या लिया हमने? द्वंद्व समास। देखो इसको सबसे आसान बात है, द्वंद्व समास जो होता है ना, इसको पकड़ने का तरीका क्या है कि जब द्वंद्व समास, देखो दोनों आपस में तगड़ा आदमी रहेगा, मतलब तुम अगर 9 हो तो हम भी 9, यानी हम तुमसे कमजोर यहाँ पर नहीं है। जैसे में देखो भाई बहन, अब देखो भाई बहन, अब देखो दोनों बराबर ना होगा भाई, एक परिवार एक माता पिता तो बराबर रहेगा। लेकिन यह ध्यान दो, गरीब अमीर, भाई तुम गरीब हो या अमीर हो, है कि नहीं। अब देखो ये भी एक दूसरे का पूरक है, पूरक है कि नहीं? पूरक, पूरक करने का मतलब हुआ कि दोनों आपस में बराबर है, अमीर है तो गरीब है कि ऊंचा है तो नीचा है कि नहीं? ऊंचा है तो ऊंचा है तो नीचा है, यानी इसमें विलोम शब्द भी हो सकता है और समानार्थी शब्द भी हो सकता है। अच्छा बुरा हो सकता है, माता पिता हो सकता है ना, ये सब चीज में हो सकता है। माता पिता भी लिख सकते हो, माता पिता भी लिख सकते हो, है कि नहीं। उसके में शिक्षक शिक्षिका भी लिख सकते हो, है ना। ये सब मतलब दोनों या तो बराबर हो या समानार्थी हो या कहा हो आमतौर पर, या हाँ लड़का लड़की बेटा बेटी भी लिख सकते हो, है ना, पुरुष महिला भी लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक बात छूट जाता पता, और ये तुम्हारा जो और चिन्ह है अभिव्यक्ति, ये भी क्या विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका भी एक विलुप्त हो जाता है। तो द्वंद्व कभी भी समझने के लिए आए तो समझना कैसे कि दोनों पद लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि दोनों पद जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, क्या होता है? प्रधान होता है। जितना भाई का वैल्यू होगा उतना बहन का होगा, जितना गरीब का होगा उतना अमीर का होगा, क्योंकि दोनों पद यहाँ पर हमारा प्रधान है। प्रधान करने का मतलब क्या होता है कि दोनों पद इक्वल में है, बराबर में है, टक्कर में है, वही होता है हमारा। तो समझ में आ गया तुम लोग को, ये भी दुर्गु भी समझ में आ गया। जहाँ पर अंक होगा, पहला पद हमारा क्या होगा, अंक में होगा, तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, दीर्घु समास की बात कर रहे हैं। जब द्वंद्व समास की बात करने की बात आएगा, द्वंद्व का मतलब होता है जब हमारी दोनों पद क्या होगी, जब हमारी दोनों पद क्या होगी, प्रधान होगी, तो वो हमारा दीर्घु समास होगा। अब हम बात करेंगे किसके, तत्पुरुष समास के बारे में। देखो तत्पुरुष समास जो हमारा चौथा नंबर हमने लिखा है तत्पुरुष। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें, ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करें
देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बारे में समझने से पहले तुमको बहुत बात समझना पड़ेगा। देखो इसको समझने से पहले तुमको कारक, कारक के बारे में तुम पढ़े हो। कारक, कारक कितना होता है? तो 8 होता है। क्या होता है? कारक 8 होता है। आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, ऐसे पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके में संप्रदान, संप्रदान से ना, उसके में अपदान के को लिए ना, उसके बारे में संबोधन पढ़ा हो। लेकिन यहाँ पर समास में संबोधन का कोई काम नहीं है। अधिकरण का होता है में पर होता है। जैसे हम अगर लिखेंगे, जैसे समास की बात करें, तत्व समास हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया? नेत्रहीन। क्या लिखा हमने? नेत्रहीन लिख दिया हमने। मान लो हमने नेत्रहीन लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है? नेत्र से हीन है, मतलब नेत्र नहीं है। अब बताओ से, सुनना, अब तो खुद बताओगे कौन सा कारक है, बताना हमको। नेत्र से हीन, बताओ बुआ तो लोग कि कौन सा ये कारक है, कौन सा कारक है? से कारण। गुड। क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, यानी मेरे पास साधन नहीं है। से देखो बताते तुम लोग को, कर्ता ने कर्म को करण, करण का मतलब क्या होता है? साधन, है ना। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो क्या हुआ? अगर एक पूछे हम कलम से लिखते हैं, कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास, है कि नहीं? एक बात समझाना, क्योंकि यहाँ पर कारक अगर समझ में आए, यानी कारक के जितने, सिर्फ संबोधन को छोड़ के कितना बचा? 7 बचा ना। वो सातों का सातों जो हमारा होगा वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा हमारा? वो तत्पुरुष समास होगा। तो वही यहाँ पर नेत्रहीन हमने लिख दिया। उसके अंदर हमने और बताओ क्या लिख सकते हैं? और गौशाला, हमने गौशाला लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? गौशाला। तो तुम क्या बोलोगे? सर गौ के लिए शाला, यानी आपने गाय को रखने के लिए आपने क्या बना दिया? उसका शाला मतलब रूम बना दिया, कक्षा बना दिया। जैसे पाठशाला हमने यहाँ पर लिख दिया। सपोज मानो हमने यहाँ पाठशाला लिखा। क्या लिखा हमने? पाठशाला लिखा। पाठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना, जहाँ पर अध्ययन काम चल रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, तो भाई कोचिंग है, लेकिन कौन से पाठशाला में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है। और शाला का मतलब होता है जगह, स्थान, घर। क्या होता है? घर। तो यहाँ पर जैसे देवालय, देव का मतलब भगवान, और आलय का मतलब जहाँ पर, हाँ गुड, जहाँ पर कहाँ रहता हो? भगवान, है ना। भगवान के लिए जैसे मंदिर बना दिया गया, तो मंदिर भगवान रहते हैं, तो इसलिए मंदिर को हम लोग देवालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवालय, यानी देव के आलय, जहाँ पर देवालय से विद्यालय हम कहते हैं विद्यालय, तो विद्या का आलय, जहाँ पर विद्या प्राप्त होता है, जहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पर अध्ययन काम चलता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम ये बोलते हैं। ऐसे, ठीक है, बात समझ में आया? तो ऐसे जितने भी सेंटेंस रहेंगे, कारक तुम लोग बढ़िया से एक बार पढ़ लेना। और पूरा जो कारक के जितने भी संबोधन कारक को छोड़ करके आपके कर्ता, कर्म, करण सब तुम्हारा जो होगा, ये सब के सब इसमें आएगा तत्पुरुष समास में। सबसे आसान कोई समास समझना है ना, तो वो तत्पुरुष है। बस कारक वाले चिन्ह, जब भी कारक वाले चिन्ह आ जाए, समझ जाना कि हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो चौथा हो गया। अब बचा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। बस 2 से 3 मिनट में हम इसको भी समास को मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इसको मैनेज ना करेंगे ताकि ये लोग तुमको उतारना फिर, है ना, जिसको मिटाएंगे यहाँ पर। और 2 बच गया हमारा ना, एक कर्मधारय बच गया, एक बहुब्रीहि बच गया। देखो कर्मधारय भी बहुत आसान है, इसको भी समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो कर्मधारय समझना, चौथा 5वां नंबर ना, कर्मधारय। कर्मधारय की बात करें, समझना पहले कर्मधारय क्या होता है। देखो तुम लोग विशेष पढ़े हो ना, विशेष और विशेषण, विशेषण और विशेष पढ़े हो ना। इसका नियम क्या होता है? इसका प्रथम पद जो होता है, क्योंकि हमने अभी पहले तुमने स्टार्ट में बताए थे कि समास में 2 पद का होना बहुत जरूरी। 2 पद समझते हो ना, यानी एक प्रथम पद हमारा होगा, एक द्वितीय पद। 2 पद के साथ में ही हमारा वो जुड़ेगा, तब जाके हमारा समास का निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी कर्मधारय का है तुम्हारा कि जो हमारा प्रथम पद होगा ना, वो तुम्हारा विशेषण होगा। अब तुमसे पूछेंगे विशेषण क्या, तुम लोग संज्ञा सर्वनाम सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ा दिया तुम लोग को। विशेषण क्या होता है बोलता? क्या बोल रहे हैं विशेषण के बारे में? जो शब्द आपका संज्ञा स्वर्गनाम का विशेषता बताए। भाई विशेषण खासियत, देखो विशेषण क्या होता है? खासियत। अरे भाई किसका खासियत बताएगा? तो संज्ञा का ना बताएगा, स्वर्गनाम का ही तो बताएगा, है कि नहीं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं विशेषण। और विशेष से क्या समझना, विशेष से क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान चलो, अब मान इसका नाम है दिलकश। क्या नाम है इसका? दिलकश। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखो देखेंगे कि मान चलो कि दिलकश क्या है, जैसे मान चलो तेज है, तेज है दिलकश, हमने लिख दिया तेज है दिलकश, है ना, हमने लिख दिया। अब सुनो, है ना, तेज है दिलकश। अब हम तुमसे पूछेंगे विशेषण कौन है, तो क्या बोलोगे? तेज है विशेषण। क्या है? तेज क्या है? विशेषण। ये तुम्हारा विशेषण है। चलो, और ये दिलकश तो हमारा विशेष हो गया। अब बात समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये जो तेज जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? दिलकश को इंडिकेट कर रहा है। तो वही चीज है कि हमारा जो प्रथम पद जो हमारा होगा वो विशेषण होगा, और सेकेंड पद जो हमारा होगा वो विशेष से होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे महात्मा, महात्मा है ना, महात्मा।
हमने महात्मा लिखा। अब देखो अरे आत्मा तो मेरे पास भी है ना, तेरे पास आत्मा है ना, तुम्हारे पास आत्मा है ना, तुम्हारे सबके पास आत्मा है ना, लेकिन सबका महान आत्मा थोड़ा ना है ना महान आत्मा। तो महान है जिसकी, लिखेंगे महान है जिसकी आत्मा। गुड, तुम लोग बहुत तेज हो, है ना। महान है जिसकी आत्मा। अब देखो महान जिसकी है आत्मा तो महात्मा हो गया, बात समझ में आया। अब देखो, अब हम दूसरा लिखेंगे नील कमल, नील कमल। अब देखो नील कमल कैसा है हुआ, नील मतलब नीला है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये नील जो है ये हमारा विशेषण हो गया और ये हमारा विशेष हो गया, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेष, जो बताता है ना वो विशेष है। बात समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जहां पर आप समझ जाओगे कि ये कौन सा कर्मधारय समास है, यानी पहला पद हमारा विशेषण होगा और सेकेंड पद हमारा क्या होगा, विशेष हो गया। अब बच गया बहुब्रीहि समास। सबसे आसान अगर कोई समास समझना है ना तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका दोनों पद जो होता है ना वो अपना बात को छोड़ देता है। आपको छोड़ क्या देता है, मतलब वो अपना बात को छोड़ करके और किसी दूसरे बात को बताना चाहता है, यानी अपना घर वाले को छोड़ करके और कहीं और वो जाना चाहता है, वैसा होता है। मतलब दोनों उसके पद जो होते हैं, यानी कहने का मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद कहने का मतलब आपका उत्तर पद, दोनों गौण होता है। गौण का मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अरे भाई अपना जब काम नहीं कर रहे हो, जब तुम घर का ही काम, मतलब तुम शब्द हो ठीक है, लेकिन तुम अपना वजूद को त्याग रहे हो और किसी और के वजूद को बता रहे हो, तो वही आपका क्या होता है, तो आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो अब हम जानेंगे कि आखिर बहुब्रीहि समास क्या होता है, ठीक है। इसको हम रेज कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट भी रहेगा। चलो उसके बाद में हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन में ऑफलाइन में देंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ समझाना, तो ये भी सोचेंगे कि हमको मिल गया होमवर्क, तो इनको होमवर्क नहीं देने वाले हैं। चलो अब देखोगे लास्ट हमारा छठा नंबर क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, बहुब्रीहि समास। समझना इसके बाद क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हमारा दोनों पद जो होगा, क्या होगा, हमारा दोनों पद जो हमारा होगा वो क्या होता है, गौण होता है। गौण करने का मतलब हुआ कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब वो गौण। जैसे में देखो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, अब देखो एक बात और है, तरीका और समझो। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ गया तो तुम लोग एक याद रखना हमेशा, जितना भी हिंदू देवी देवता के नाम है ना, सब के सब, जैसे में हम बात करें लंबोदर, अब सुनो लंबोदर, देखो लंबोदर है कि उसका में हम बात करें पीताम्बर, सुने हो ना पीताम्बर का नाम, हम लेते हैं पीताम्बर है कि नहीं। उसके बाद में नीलकंठ, क्या लिख देते हैं, नीलकंठ। ये तीन को सब समझा देंगे तुमको। देखो नीलकंठ हमने लिख दिया, लंबोदर, पीताम्बर और नीलकंठ। अब यहाँ पर बात ध्यान देना, लंबोदर लंबा है उदर। अब बता, लंबा है उदर, किसका लंबा है, पेट किसका लंबा है, गणेश का ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लंबोदर मतलब अब हम बोलेंगे लंबा है उदर, जिसका लंबा है पेट। भाई तो कुछ समझ में हमको आया, लेकिन जैसे कहेंगे यहाँ पर कि हम किसके लिए लिखेंगे, गणेश, है ना, तो बात समझ में आएगा कि हाँ ये लंबोदर का मतलब है गणेश। और देखो लंबा खत्म हो गया, उदर भी खत्म हो गया, ना लंबा का वजूद रहा ना उदर का रहा, और शब्द क्या बन गया, हमारा गणेश बन गया। तो वही कहता है कि अव्ययी भाव में क्या होता है, दोनों पद हमारे गौण होते हैं और कोई तीसरा हमारा उत्तर आ जाता है। अब देखो पीताम्बर, देखो पीला है अंबर, अंबर का मतलब कपड़ा होता है। अब बता, जो पीला कपड़ा धारण करता है तो किसके लिए, भी भगवान के लिए, किसके लिए है, विष्णु भगवान के लिए ना, तो ये हमारा क्या हो गया, विष्णु जी के लिए हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए पीताम्बर। अब नीलकंठ, अब नील, देखो तुमको पता होगा नीलकंठ के बारे में। देखो शंकर भगवान का नाम सुने हो, उन्होंने क्या किया था, विष पी लिया, हाँ गुड शाबाश, क्या किया था, विष पी लिया था। तो विष पीने का उसका जो कंठ हुआ ना, ये पर नीला पड़ गया, है ना, इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। तो नीलकंठ, अब नीला है कंठ, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कहेंगे हाँ नीला है कंठ किसके बारे में कहा गया है, तो शंकर जी के बारे में कहा गया है। तो यही चीज, जितने भी हिंदू देवी देवता के नाम होते हैं अधिकांशतः हमारा जो होगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो लोग समझ में आ गया, और ये लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो, देखिएगा आप लोग, बताइएगा, हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।